श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर नरोत्तम शर्मा आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर नरोत्तम शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम होम्योपैथिक चिकित्सा विधान जो है, होम्योपैथिक थेरेपेटिक्स है, उस सीरीज के अंतर्गत जिस समस्या की चर्चा करेंगे वो है गाल स्टोन यानी पित्ताशय गाल ब्लैडर की पथरी, जिसको आप पित्ते की पथरी या पित्त पथरी भी बोलते हैं। तो मित्रों, मेरी कोशिश है कि मैं आसान भाषा में इस समस्या के बारे में बताते हुए इसकी संभावित दवाओं के बारे में चर्चा करूं। मेरा निवेदन है कि ये संभावित दवाएं चिकित्सक की सलाह से ही उपयोग करें, सेल्फ मेडिकेशन न करें। मित्रों, गाल स्टोन यानी पित्त पथरी का या पित्ताशय की पथरी के लक्षण यदि गाल ब्लैडर में स्टोन बड़ा भी हो तो भी कई बार इसके लक्षण दिखाई नहीं देते। 80% लोगों को जिनको गाल स्टोन है उनको गाल स्टोन के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, इसलिए इसे साइलेंट स्टोन भी कहा जाता है। इसके लक्षण तब दिखते हैं जब ये सरक कर डक्ट में आ जाता है या डक्ट का रास्ता ब्लॉक कर देता है, तो तकलीफें शुरू होती हैं। तब तकलीफें शुरू होती हैं। मित्रों, यदि हम गाल स्टोन की संख्या की बात करें तो ये एक स्टोन से लेकर सैकड़ों तक हो सकती है और इनकी साइज बारीक रेत से लेकर पूरे गाल ब्लैडर की जितनी बड़ी साइज है उतनी बड़ी साइज तक भी हो सकता है। अगर रेत की तरह बारीक गाल स्टोन है तो जब गाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है, संकुचित होता है, तो उसमें बाइल के साथ वो निकल जाता है और वो जाकर कॉमन बाइल डक्ट से होता हुआ डिओडनम यानी छोटे हाथ के हिस्से में जाकर मिक्स हो जाता है और वहाँ पर ड्रेन हो जाता है। वहाँ पर वो मल के साथ मिक्स होकर बाहर निकल आता है। अगर वो छोटे हों तब बाहर निकल आता है, परंतु यदि बड़े हों तो फिर तकलीफ होती है। यह अक्सर देखा गया है कि 35 से 45 साल के बीच के आयु के लोगों को ज़्यादातर ये होता है और ऐसा भी देखा गया है कि औरतों को ये ज़्यादा होता है। बाइल में कुछ तत्व होते हैं जैसे बाइल साल्ट्स। जैसे बाइल में क्या क्या तत्व होते हैं? बाइल साल्ट्स, बिलिरुबिन और कोलेस्ट्रॉल। और इन्हीं के मिश्रण से ये स्टोन बनता है। इसी के मिश्रण के रेशो यानी अनुपात को मद्देनजर रखते हुए इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो कोलेस्ट्रॉल का गाल स्टोन, इसको 3 भागों में हम लिख देते हैं, ऐसे अलग से लिख देते हैं। कोलेस्ट्रॉल गाल स्टोन, ठीक है। और दूसरा है पिगमेंटेड स्टोन, पिगमेंटेड स्टोन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको कैल्सिफाइड गाल स्टोन भी बोलते हैं। और तीसरा क्या है? मिक्स गाल स्टोन। ये 3 प्रकार हो गए इसके। 3 भागों में हमने जो ये चीजें हैं इनके अनुपात के आधार पे हमने ये 3 भागों में बांट दिया है इसको, स्टोन के प्रकार को। तो
जो कोलेस्ट्रॉल गाल स्टोन होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे लगभग ऑलमोस्ट 80% के आसपास इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। जो पिगमेंटेड गाल स्टोन होता है उसमें कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा और इनसोल्युबल बिलीरुबिन होता है। क्या क्या होता है इसमें? कैल्शियम फॉस्फेट और बिलीरुबिन। बिलीरुबिन, ठीक है। और जो मिक्स स्टोन होता है उसमें क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, बिलीरुबिन और कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों इसमें होते हैं। इस टाइप के जो स्टोन होते हैं उसमें तो इसको इस तरीके से डिवाइड किया गया है। जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन होता है वो पीले या सफेद रंग का होता है। कोलेस्ट्रॉल स्टोन किसके रंग का होता है? पीले या सफेद, येलो या वाइट। और वो जो पिगमेंटेड स्टोन होता है, ये कैल्सिफाइड गाल स्टोन होता है, ये किस रंग का होता है? ब्लैक या ऐश कलर में, राख के कलर का, ग्रेस टाइप का। और जो मिक्स स्टोन होता है वो किस टाइप का होता है? ब्राउन, ब्राउन कलर का। मित्रों, और ये स्टोन सिर्फ सिर्फ गाल ब्लैडर में ही नहीं होता, बल्कि कभी कभी कॉमन बाइल डक्ट में भी होता है। तो ये स्टोन गाल ब्लैडर में भी हो सकता है और बाइल डक्ट में भी हो सकता है। जब स्टोन गाल ब्लैडर में होता है तो उसे क्या कहते हैं? देखिए, जब स्टोन गाल ब्लैडर में भी हो सकता है, गाल ब्लैडर में भी, और किस में भी हो सकता है? और बाइल डक्ट में। तो इसको जब गाल ब्लैडर में होता है तो उसे क्या कहते हैं? कोलेलिथियासिस। और जब स्टोन जो होता है बाइल डक्ट में होता है तो उसको क्या कहते हैं? ओलिगोलिथियासिस। ठीक है, ये तो टर्मिनोलॉजी होगी जो हम देख रहे हैं समझने के लिए। सामान्य भाषा में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको पहले कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक आम लेमैन को, एक आम जो व्यक्ति होता है उसको भी ये चीजें क्लियर हो जाए कि क्या क्या चीज ये कैसे होती है। तो मित्रों, प्रॉब्लम तब होती है जब ये बाइल डक्ट वाला रास्ता ब्लॉक कर दे। मित्रों, हमारे शरीर में जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है वो बाइल बाइल में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ने नहीं देता। क्या? देखिए, हम इसको हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं। जो मेलाटोनिन होता है वो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ने नहीं देता, क्योंकि अगर वो बढ़ जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन बन जाएगा। तो ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बैलेंस रखता है। मेलाटोनिन एंटीऑक्सीडेंट भी है और ये गाल ब्लैडर पर जो तनाव होता है उसको भी कम करता है। और तीसरा काम ये करता है कि कोलेस्ट्रॉल को बाइल में कन्वर्ट करता है। ये तीन काम करता है मेलाटोनिन। अब देखिए, मेलाटोनिन कभी बात होगी तो करेंगे हैप्पी हार्मोन्स पे, तो बात करेंगे तो कभी बताएंगे। तो अपना खुश रहना कितना जरूरी है। तो इस तत्व की जब कमी हो जाती है तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो बी हैप्पी, हमेशा खुश रहिए यदि इससे बचना है तो भी। जब गाल ब्लैडर संकुचित होता है, जब हम यानी जो वसायुक्त चीज़ें खाते हैं, तब गाल ब्लैडर संकुचित होता है। गाल मतलब पित्त निकालने के, पित्तरस निकालने के लिए, बाइल जूस निकालने के लिए। तो
गाल ब्लैडर कभी कभी धीरे से या कभी कभी कम संकुचित होता है, तो उसमें से पूरी तरह बाइल नहीं निकल पाता और धीरे धीरे बाइल का एक कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। और जब बाइल का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है तो ये स्टोन बनने शुरू हो जाता है। ये दो मुख्य कारण है। इसका दूसरा कारण है एस्ट्रोजन। अब देखिए, कई बार आप ये सोचिए कि जैसे हमने बिल्कुल ही चिकनाई खाना बंद कर दिया, बिल्कुल ही बंद कर दिया, तो क्या होगा? बाइल एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, काम आया नहीं, आपने भारी चीज़ें खाई नहीं, तो फिर वो क्या हुआ? इकट्ठा होगा, इकट्ठा होगा तो स्टोन बनेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम खाए भी संतुलित, ऐसा नहीं कि हम फास्ट फास्ट किए जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें ध्यान देने की है। आप समझेंगे, आप अपने आप इन बातों से अपना अर्थ निकाल सकते हैं। तो ये दो मुख्य कारक हैं मित्रों, और इसका दूसरा कारण है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन तो जब एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है तो गाल स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एस्ट्रोजन कब बढ़ता है मित्रों? प्रेगनेंसी के दौरान। स्त्रियों में, मैंने बोला था ना, स्त्रियों में ज़्यादा पाया जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। यानी प्रेगनेंसी के दौरान कोलेस्ट्रॉल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल वाला स्टोन जो होता है उसके। अगला है मित्रों, बाइल में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाना, तो वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन बना देता है। और अगला है हार्मोनल कंट्रासेप्टिव पिल्स, जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं महिलाएं लेती हैं, वो भी गाल स्टोन बनने का एक कारण होता है। वो हार्मोनल आपका डिस्टर्बेंस होता है ना। तो लीवर और गाल ब्लैडर में प्रोटीन होता है, और जब ये प्रोटीन की मात्रा डिसबैलेंस होती है, असंतुलित होती है, तब भी गाल स्टोन बन जाता है। तो ये थी मित्रों अंदर की बात। अब बाहर भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो आप देख सकते हैं, और उसमें है कॉन्स्टिपेशन। उसमें क्या है? कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन। मित्रों, कॉन्स्टिपेशन भी एक वजह है गाल स्टोन बनने का। दूसरा है आपके भोजन में पोषक तत्वों की कमी होना, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी। इन चीज़ों की कमी आपके भोजन में हो तो भी गाल स्टोन बन जाता है, तो भी गाल स्टोन बन जाता है, या इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। भोजन कम करना, टाइम बे टाइम करना, जैसे मैंने बताया ना, भूखे रहेंगे तो पित्त रस सिक्रीट नहीं होगा, वहीं इकट्ठा रहेगा। भोजन कम करना, टाइम बे टाइम खाना खाना, ये भी कारण है गाल स्टोन बनने का। और आजकल के मॉडर्न ज़माने में खासकर महिलाओं में ये होड़ मची है कि शेप में आ जाए, शेप में आ जाए, जीरो फिगर हो जाए। इस चक्कर में बहुत सारी महिलाएं खाना कम खाती हैं और रैपिड वेट लॉस करती हैं, बहुत तेज़ी से अपना वजन घटाती हैं, बहुत तेज़ी से वजन कम करती हैं। यह एक गाल स्टोन बनने का मेजर कारण हो सकता है मित्रों। अब देखिए, बॉडी को हेल्दी रखिए, हेल्दी डाइट खाइए, अन्यथा ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगला है पानी कम पीना। ये सारी वजह हैं गाल स्टोन होने के। अब आते हैं गाल स्टोन के लक्षण, या गाल स्टोन से होने वाले कोलिक यानी पित्ताशय की पथरी का शूल दर्द, उसके लक्षण क्या हैं? तो मित्रों, जब भी ये रास्ता ब्लॉक होता है बाइल डक्ट वाला, तब जब राइट साइड में पसलियों के नीचे लीवर के पास गाल स्टोन रीजन में धीरे धीरे दर्द शुरू होता है, और ये दर्द धीरे धीरे बढ़ता है, और ये आधे घंटे से लेकर कई घंटों तक रह सकता है। मित्रों, अभी मैं समझा रहा हूं, दवाइयां हम डिस्कस करेंगे।
लेकिन आपको समझना जरूरी होता क्या है, इसे हम बच कैसे सकते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब लोग बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें खाते हैं तो ये गाल स्टोन का पेन उभर आता है, या कोई नशीली चीज़ खा लिए या पी लिए जैसे शराब, तो ये गाल स्टोन का पेन उभर आता है। ऐसा नहीं है कि गाल स्टोन उसी समय बनता है, गाल स्टोन पहले से रहता है, लेकिन ऐसा करने पर पेन उभर जाता है। अन्य लक्षण है नोजिया, मितली आना। जब गाल स्टोन रीजन में पेन हो और मितली आए तो चांसेस रहते हैं कि वो पेन गाल स्टोन का ही पेन होगा। गाल स्टोन के पेन में शुरुआत में नोजिया से होती है और बाद में वो बढ़ता चला जाता है और बाद में वो वोमिटिंग में कन्वर्ट हो जाता है, या कभी कभी तो पेन के साथ डायरेक्ट वोमिटिंग भी होती है। अगला लक्षण है फीवर। अगला लक्षण है फीवर। तो मित्रों, गाल स्टोन के पेन के साथ साथ कभी कभी 102 103 डिग्री फ़ारेनहाइट का फीवर आता है। तो मित्रों, ये तो लक्षण थे गाल स्टोन के, कॉलिक के, गाल स्टोन की वजह से होने वाले दर्द के। अगर स्टोन बाइल डक्ट में आ जाए तो वहां पर इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाता है और इन्फ्लेमेशन की वजह से पस बन जाता है, और वो पस डक्ट में, गाल ब्लैडर में, कभी कभी लीवर में भी हो जाता है, और ये इन्फ्लेमेशन स्प्रेड होकर पेनक्रियाज को भी इफेक्ट करता है, जिससे सीवियर पेनक्रियाटाइटिस का पेन शुरू हो जाता है। ये पेनक्रियाटाइटिस का पेन बहुत सीवियर, बहुत गंभीर होता है, तड़पता है पेशेंट, इससे गाल ब्लैडर का कैंसर भी हो सकता है। तो ये सारे गाल स्टोन कोलिक के लक्षण हैं। इससे आप बच भी सकते हैं मित्रों। खाना टाइम पे खाइए, सही मात्रा में खाइए, सही कॉम्बिनेशन में खाइए, आपकी हेल्थी डाइट होनी चाहिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, फैट्स भी आपके खाने में फाइबर्स हैं, फाइबर्स होने चाहिए। आप भूखे न रहें, समय समय पर खाना खाइए, पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए, एक्सरसाइज करिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना चाहता हूं कि ये रैपिड वेट लॉस के पीछे मत जाइए। अगर आप एक महीने में 10 केजी कम कर रहे हैं या 5-7 केजी कम कर रहे हैं तो आप गाल स्टोन को इनवाइट कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज कीजिए, खाना समय समय पर खाइए, अच्छे से खाइए, पानी अच्छे से पीजिए, भोजन में फाइबर रखिए, पेट साफ रहे, खाने के पोषक तत्व रखिए, खाने में पोषक तत्व रखिए। इन सारी चीजों का ध्यान रखिए मित्रों, गाल स्टोन से बचने के लिए। लेकिन जब गाल स्टोन कोलिक हो, दर्द हो, तो वो कोलिक हो जाता है। अक्सर हमें गाल स्टोन का तभी पता चलता है जब गाल स्टोन कोलिक होता है। गाल स्टोन है लेकिन जब दर्द हुआ तब हमें पता चला कि हमारे गाल स्टोन है, तभी पता चलता है। वैसे गाल स्टोन पड़ा रहता है, इसलिए इसको साइलेंट स्टोन कहते हैं, पता नहीं पड़ता, दर्द होने पर ही पता पड़ता है। और दर्द हम कब होगा, जब हम ये सारी जो मैंने बताई सावधानियां, वो सब चीज़ें हम नहीं रखते। मित्रों, होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं जिनका उपयोग किया जाता है गाल स्टोन कोलिक के समय एवं गाल स्टोन को निकालने के लिए। गाल स्टोन कोलिक में क्या क्या है? कैलकेरिया कार्ब, कोलेस्टेरिनम, कोलेस्टेरिनम, कोलोसिंथ, कोलोसिंथ, बेलाडोना और चैलिडोनियम।
और उसको गलाने के लिए यदि हम बात करें तो क्या है, फेल्टोरी। फेल्टोरी, ये फेल्टोरी नाम की दवा आती है जो बहुत अच्छे से गाल स्टोन को गलाती है मित्रों। जो बैल होता है, बैल का जो पित्त होता है उससे दवा बनती है फेल्टोरी। तो ये गाल स्टोन को गलाने में बहुत मददगार है। और कार्डियस मेरिनस, मेरिनस का मदर टिंचर, ये सब मित्रों। डॉक्टर क्लार्क की पुस्तक में एक केस पढ़ा था, उसमें लिखा था कार्डियस मेरिनस का मदर टिंचर से एक पेशेंट को दूसरे दिन स्टूल में कई स्टोन निकले थे। मतलब ये उनका केस स्टडी थी डॉक्टर क्लार्क की, उसमें पढ़ा था। तो ये सब दवाइयाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसके लक्षण मिलने चाहिए, याद रखिए मित्रों। सब कार्डियस के पेशेंट नहीं है, ये ध्यान रखना। होम्योपैथी मेडिसिन लक्षणों के आधार पर दी जाती है। सब कैलकेरिया के पेशेंट भी नहीं हो सकते। इसके लक्षण मिल जाए तो इसे दीजिए, इट विल वर्क वंडर, आश्चर्यजनक तरीके से काम करेंगे। लक्षण मिलने चाहिए। कई बार ऐसा हुआ है कि गाल स्टोन हुआ है, पेशेंट तड़प रहा है, उसे कैलकेरिया कार्ब और कोलोसिन से कोलिक को क्योर किया है, बाद में उस स्टोन को निकालना पड़ता है। तो ये था गाल स्टोन व गाल स्टोन कोलिक के बारे में मित्रों। तो मित्रों, अब संक्षिप्त रूप से एक बार गाल स्टोन की दवाइयाँ और उनके सिम्टम्स के अनुसार देख लेते हैं। मित्रों, मैं यहाँ ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ कुछ लक्षणों के साथ उनसे संबंधित दवाइयाँ बता रहा हूँ, लेकिन चिकित्सक अपने विवेक के अनुसार केस स्टडी करके लक्षणों के अनुसार अन्य दवाइयाँ भी निर्धारित कर सकता है। केवल इन्हीं दवाओं को अंतिम न माने मित्रों। वैसे तो बड़े स्टोन होने पर उसके लिए सर्जरी बेस्ट है, लेकिन यदि सर्जरी में समय हो 4-5 दिन का, तो इन दवाइयों को लेकर देखा जा सकता है। इसमें इतना ज़्यादा दर्द होता है कि मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है। मेडिकल इमरजेंसी भी इतना दर्द होता है, मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है। पथरी बाइल डक्ट में आकर मेडिकल इमरजेंसी भी बना सकती है। बाइल डक्ट में जैसे आ गई पथरी टूट के, तो बाइल डक्ट में आ गई तो वहां अवरोध कर दिया, तब दिक्कत है, जबरदस्त पेन होगा। तो मित्रों, यदि हम बात करें पहली दवाई की, तो गाल ब्लैडर के पेन को खत्म करने और जॉन्डिस को रोकने व पथरी को गलाने के लिए जब भी पित्त की पथरी के कारण दाएं कंधे के निचले हिस्से में दर्द हो, यकृत यानी लीवर में दबाने से दर्द महसूस हो, चेहरा पीला फीका सा लगे, उल्टियां आए, पसीना पीला दाग छोड़े, तो चेलिडोनियम मेजस, चेलिडोनियम मेजस, इसका यदि मदर टिंचर लें तो 10-10 बूंद 4 बार, और यदि पोटेंसी में लें तो 6 CH या 30 CH या 200 CH, जैसा भी चिकित्सक उचित समझे, उसमें फिर 3-3 बूंद दिन में 3 बार, 3-3 बूंद दिन में 3 बार। जब गाल ब्लैडर में पथरी हो और दर्द हो और गैस भी हो, तब लाइकोपोडियम, क्लेवेटम 30 CH। तीसरी दवा के रूप में यदि हम देखें तो जो पित्त की थैली यानी पित्ताशय होता है, गाल ब्लैडर होता है, उसमें पथरी हो, पीलिया भी हो और लीवर वाले हिस्से में बेचैनी भारीपन महसूस हो, गाल ब्लैडर में सूजन भी हो, और तो हम क्या करेंगे, बाइल जूस को पतला करने के लिए
कार्डोस मेरियानस, कार्डियस मेरियानस का मदर टिंचर वही 10-10 ड्रॉप दिन में 3 बार, या 6 30 पोटेंसी में 3-3 बूंद दिन में 3 बार। अगली दवा की बात करें हम तो मित्रों, डॉक्टर ह्यूजेस के मत के अनुसार ये जो पित्त की पथरी के सूल को दूर करने वाली श्रेष्ठ औषधि है। कौन सी? अभी जो मैं बता रहा हूं। इस औषधि को 15-15 मिनट के अंतर से देना चाहिए। यदि दर्द हो तब 3 घंटे तक, मतलब ये सब चीजें 15-15 मिनट के अंतर से देनी है आपको। मरीज मोटा हो, थुलथुला हो, पसीना ज्यादा आता हो, ठंड अधिक लगती हो, तब कैलकेरिया कार्बोनिकम जो होती है वो 30 या 200 CH पोटेंसी में, वही 3-3 ड्रॉप दिन में 3 बार। वो तो शुरुआत में तो 15-15 मिनट से होंगी, बाकी बाद में फिर आप ये दे दिया आपने 15-15 मिनट से 3 घंटे तक दर्द के दौरान। यदि हम अगली दवा की बात करें तो मित्रों वो है बेरबेरिस वल्गेरिस। तो आपने गुर्दे में देखा था उसको, लेफ्ट साइड में बेरबेरिस वल्गेरिस का मदर टिंचर। यदि कैलकेरिया कार्ब को 3 घंटे तक देने के बाद भी दर्द बंद न हो तो इस दवा को 10-20 बूंदे पानी में मिलाकर या 6 CH पोटेंसी में, तो 20-20 मिनट के अंतर से तो ये 10-10 बूंद तो ये मदर टिंचर की हो गई, 10-20 बूंद तो। और यदि हम पोटेंसी में दे तो 6 CH को लेंगे तो वही 3-3 बूंदे दिन में 3 बार। और ये हम क्या देंगे, इससे कैलकेरिया कार्ब से फायदा नहीं हुआ, बेरबेरिस वल्गेरिस दिया हमने हर 20-20 मिनट से। फिर हमने अगली दवा देखते हैं, वो है नक्स वोमिका 30 या 200, वही 3-3 ड्रॉप दिन में 3 बार। यदि पित्ताशय में पथरी हो, पीलिया हो, खाने की इच्छा न हो, ठंड लगे, जरा भी शोर शराबा होने पर, यानी थोड़ी सी भी शांति भंग होने पर, या जवाब के लिए बाध्य करने से रोगी क्रोधित हो जाता है, उस कंडीशन में आप ये दवा देंगे। अगली दवा मैं बात करूं तो क्या है, आर्निका मोंटाना। ये भी 6 CH में या 30 CH में, वही 3-3 ड्रॉप दिन में 3 बार। तो ये क्या है कि नवीन रोग, बिल्कुल नया रोग हुआ आपकी, उस स्थिति में धीमा धीमा दर्द रहता है, तो इसे देना चाहिए। अब हम अगली दवा की बात कर लें तो वो है चाइना। इसको भी 6 CH में या 30 CH में 3-3 ड्रॉप दिन में 3 बार। ये कब देंगे हम? बीमारी के वेग के समय दर्द उठने से लेकर बंद होने तक इसे देना लाभकारी रहता है। जब गॉल ब्लैडर की पथरी का दर्द निश्चित समय पर आए, यानी पीरियडिकल आए, जैसे आज मान लीजिए सुबह 10 बजे आया तो कल भी सुबह 10 बजे आया, परसों भी सुबह 10 बजे आया, इस तरीके से एक निश्चित समय पर आए, तो लीवर में छूने और दबाने से दर्द महसूस हो और खाने की इच्छा न हो, जबकि भूख लगती हो लेकिन इच्छा नहीं हो रही, भूख तो लग रही, इच्छा नहीं हो रही, और पाचन क्रिया मंद हो, तब ऐसी स्थिति में चाइना को हम देंगे, प्रेफर करेंगे। फिर बात आती है अगली दवा की, फास्फोरस। वो भी 30 या 200 पोटेंसी में 3-3 ड्रॉप दिन में 3 बार। तो इसको हम कब प्रेफर करेंगे मित्रों? गॉल स्टोन हो, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो, वोमिटिंग भी हो,
पेट के अंदर कमजोरी व खालीपन का एहसास हो, लीवर बढ़ा हुआ हो, रोगी को ठंडे पेय पदार्थ पीने की तीव्र इच्छा हो, परंतु जैसे ही ठंडा पानी या अन्य ठंडे पे पेट में थोड़े समय बाद वो गर्म हो जाए जैसे ठंडे से, तो उल्टे के साथ निकल जाए, ऐसी कंडीशन आ रही हो तो फास्फोरस। अब मित्रों, हम अगली दवा भी देख लेते हैं। अगली दवा की बात करें हम तो वो क्या है? कोलेस्ट्रीनम। इसको भी 3x 6x में 3 टेबलेट यदि लें तो दिन में 3 बार, या पोटेंसी में लें तो 6CH 30CH 3 ड्रॉप दिन में 3 बार। तो मित्रों, डॉक्टर श्वान के मतानुसार ये गाल स्टोन से होने वाले जो तेज दर्द होता है, शूल होता है, उसकी आश्चर्यजनक औषधि है। डॉक्टर बर्नेट ने इसे 3x में देने की सिफारिश की। तो गॉलब्लैडर स्टोन के साथ रोगी को नींद ना आए, पीलिया रोग हो, इसे दुसाध्य लीवर कैंसर से भी स्थिति में हो, तब भी इसे अच्छा माना जाता है इस दवा को। अब अगली दवा की बात हम करें, चियोनैंथस विर्जिनिका। इसका मदर टिंचर 10 ड्रॉप दिन में 4 बार, या यदि हम पोटेंसी में लें तो 30CH लें तो 3 ड्रॉप दिन में 3 बार। गाल ब्लैडर स्टोन हो, कब देंगे हम इसको? गाल ब्लैडर स्टोन हो, बाइल थिक हो, गाढ़ा हो, और यूरिन डार्क कलर हो, कब्जियत हो, तो बाइल को पतला करने और यूरिन का कलर सही करने के लिए ये दवा हम लेंगे। यदि हम अगली दवा की बात करें तो वो दवा है हाइड्रेस्टिस कैनेडेंसिस मदर टिंचर, यानी मूल अर्क सैचुरेटेड सॉल्यूशन, 10 ड्रॉप 4 बार। जब गाल स्टोन हो, लीवर एट्रोफी हो, यानी लीवर डैमेज हो गया हो, तब इसे दे सकते हैं। अगली दवा की बात करें वो है डायोस्कोरिया विलोसा। इसका भी मदर टिंचर हम लेंगे 10 ड्रॉप 4 बार। यदि दर्द पित्त कोश को केंद्र बनाकर चारों ओर फैलता है तथा चलने फिरने या मुड़ने से भी आराम का अनुभव होता हो, तो इस औषधि का प्रयोग करना चाहिए मित्र। तो अगली औषधि की बात करें हम, संभावित औषधि की, तो वो हो सकती है कोल्चिकम। CH में वही 3 ड्रॉप दिन में 3 बार। जब गाल स्टोन हो और खाने की खुशबू से भी जी मिचलाए, अब देखो भोजन की खुशबू भी उसको अच्छी नहीं लगे, भूख ना लगे, इस दवा को हम देंगे गाल स्टोन की कंडीशन में। फिर यदि हम अगली दवा की बात करें वो है नेट्रम सल्फ्यूरिकम। 200 पोटेंसी में 3 ड्रॉप हफ्ते में 1 बार।
जब गाल ब्लेडर स्टोन हो, इंडाइजेशन यानी अपच की लंबे समय से शिकायत हो, नोचने जैसा दर्द हो, रोगी को आत्महत्या के प्रबल विचार आए, मुश्किल से अपने आप को रोक पाए, तब इसे दें इन लक्षणों में। अगली दवा की बात करें हम मित्रों तो वो है बेलाडोना। बेलाडोना 30 दिन में 3 बार। जब गाल ब्लैडर स्टोन होने के कारण अचानक चेहरा सुर्ख लाल हो जाए, दर्द अचानक उठे और अचानक समाप्त हो जाए, तब इस दवा को दें। अगली दवा की हम बात करें संभावित दवा की तो मैंगेनम एसिटिकम 30, ये भी 3 ड्रॉप दिन में 3 बार। ये कब? जब गाल स्टोन हो, गाल ब्लैडर में स्टोन हो और लीवर में सिस्ट भी हो, तब। अब हम बात करें अगली दवा की संभावित दवा की तो वो हो सकती है मित्रों मैग्नेशिया फॉस्फोरिका। फॉस्फोरिका, मैग्नेशिया फॉस्फोरिका 3x में 3 टैबलेट दिन में 3 बार। ये कब देंगे? तो मित्रों डॉक्टर सेंडर्स और डॉक्टर मिल्स आदि ने इस दवा को गर्म पानी में सेवन करने तथा लगाने की सलाह भी देते हैं तथा इसे पित्त पथरी जो होती है उसके दर्द में अद्भुत लाभकारी मानते हैं। तो मित्रों एक ऐसी स्थिति आती है जब गाल ब्लैडर पित्ताशय को ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है। मान लीजिए ऑपरेशन करके निकाल दिया गया, तब व्यक्ति को कुछ समस्याएं आती हैं। उनके समाधान के लिए भी हम बात करते हैं मित्रों आफ्टर गाल ब्लैडर रिमूवल। ऑपरेशन करके रिमूव कर दिया तब कुछ समस्याएं आती हैं, हम उनके लिए भी बात कर लेते हैं साथ की साथ ही। तो गाल ब्लैडर निकालने के बाद जो हाइपर एसिडिटी होती है, गाल ब्लैडर निकालने के बाद जो हाइपर एसिडिटी होती है उसमें जो मैं दवाइयां बता रहा हूं वो बाइल को पतला करती हैं और जलन कम करती हैं। कौन कौन सी? ये 2 दवाइयां याद रखना मित्रों, कार्डियस मेरियनस, इसका मदर टिंचर, और दूसरी दवा चियोनेंथस विर्जिनिका, इसका मदर टिंचर। दोनों की 10-10 बूंदें दिन में 2 बार। और एक तो ये हो गया। दूसरा, गाल ब्लैडर के रिमूवल के बाद भारी खाना यदि हम खा लेते हैं तब उसके लिए क्या करोगे आप? नक्सोमिका 30 पोटेंसी में 3 ड्रॉप दिन में 3 बार, और पल्सेटिला ये बात कर रहा हूं भारी खाना खाने के बाद। ये पहले मैंने हाइपर एसिडिटी की बात की, रिमूवल के बाद में हाइपर एसिडिटी रहती तो पल्सेटिला नाइग्रिकेंस 30 पोटेंसी में 3 ड्रॉप दिन में 3 बार। यानी ये जो दवा बता रहा हूं मैं बहुत पिज्जा बर्गर खाने वालों के लिए, पिज्जा बर्गर बहुत खाने वालों के लिए, भाई खाए हैं आप, निकलवा दिया, आप दिक्कत हो रही है तो हम ये चीज लें। ठीक है मित्रों। तो मित्रों इस प्रकार ये थी कुछ संभावित दवाइयां जो गाल स्टोन के लिए थी। यदि आपका कोई मशवरा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें
आपकी सलाह मेरा मार्गदर्शन करेंगी। यदि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सेल्फ मेडिकेशन न करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।